नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 3 बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण का प्रकरण 4 कनिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। कनिष्क के बारे में अगर हम बात करें तो कनिष्क के बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले उसका परिचय, कनिष्क की सैनिक उपलब्धियां, कुषाणों का साम्राज्य विस्तार और उसके प्रशासनिक कार्यों के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले चलते हैं परिचय। कनिष्क का शासनकाल 78 से 101 ईस्वी तक माना गया है। कनिष्क जो है वो कुषाण राजाओं में सबसे महान शासक था, किंतु उसकी सिंहासनोरोहण की तिथि के विषय में विद्वानों एक मत नहीं है, सबके अलग अलग जो है मत बताए गए हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कनिष्क के राज्याभिषेक की जो है तिथि 78 ईस्वी मानी गई है। कनिष्क की महानता का अनुमान इस बात से हम भली भांति लगा सकते हैं कि उसका साम्राज्य पश्चिम में ऑक्सस नदी से लगाकर पूर्व में गंगा नदी तक और मध्य एशिया में खुरासन से लगाकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य का धनी कनिष्क। अब आता है कनिष्क की सैन्य उपलब्धियों के बारे में। कनिष्क की अगर हम सैन्य उपलब्धियों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। प्रतापी मतलब सबसे योद्धा, सबसे शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ शासन उसको कहा जाता है। सबसे पहले यूनान, फिर शक और अब तीसरी जो है कौन सी, कुषाण वंश, जो भारत में आकर अपने आप को भारत का ही बना दिया, आत्मसात कर दिया। कनिष्क के समय कुषाण सतह में सबसे शिखर पर पहुंच गई थी। कनिष्क एक महान विजेता, कुशल प्रशासक, एक महान कला प्रेमी शासक था। कनिष्क जब सिंहासन रूढ़ हुआ तब कहा जाता है कि उत्तराधिकारी में उसे एक छोटा सा राज्य मिला था, जिसे अफगानिस्तान, सिंध का भाग, पाथियन, बैक्ट्रिया और पंजाब का कुछ भाग उसमें सम्मिलित थे। उसके पूर्व शासक चीनी शासकों द्वारा पराजित कर दिए गए थे और विम कदफिसियस की मृत्यु के बाद उत्पन्न अराजकता के कारण कुषाण राज्य शिथिल और अव्यवस्थित हो गया था। भीम की मृत्यु के समय कनिष्क उन कुषाण सरदारों में से एक था जो भारत में अपना भाग्य क्या करना चाहता था, आजमाना चाहता था। यानी वो किस तरफ आगे बढ़ा, भारत की तरफ आगे बढ़ा। अब आता है कनिष्क की सैनिक उपलब्धियों के बारे में, जिसके कुछ बिंदु हैं, कुछ 7 बिंदु हैं। 7 बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला, कनिष्क की सैनिक उपलब्धियों की बात करें तो पार्थिया पर कनिष्क का अधिकार के बारे में। कनिष्क व पार्थिया के शासक के मध्य युद्ध की जानकारी जो है वो हमें चीनी स्रोतों से मिलती है। किससे मिलती है? चीनी स्रोतों से। चीनी साहित्यों से पता चलता है कि पार्थिया के शासक ने कनिष्क पर आक्रमण किया। किसके ऊपर? कनिष्क पर। पार्थिया के शासक द्वारा कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण करने के 2 कारण थे। पहला कारण कि व्यापारिक दृष्टि से यह क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण था, बैक्ट्रिया पर वह अधिकार करना चाहता था। दूसरा कारण यह था कि एरियान प्रदेश पर पहले पार्थिया का अधिकार था, किंतु बाद में कुषाणों ने इसके ऊपर क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। अतः पार्थिया का शासक एरियान प्रदेश को पुनः प्राप्त करना चाहता था। बहुत बड़े इतिहासकार हुए डॉक्टर स्मिथ मानते हैं, उनकी मान्यता है कि कनिष्क ने पार्थियानों के मूर्ख राजा सभ्यता खुसरो को क्या किया था? हराया था। इस युद्ध के फलस्वरूप संपूर्ण पार्थिया प्रदेश कुषाण राज्य का क्या हो चुका था? अंग बन गया था। यानी कनिष्क की पहली सैनिक उपलब्धि अगर कहें तो पार्थिया पर अधिकार। दूसरी उपलब्धि थी पाटलिपुत्र यानी मगध को जीतना। चीनी और तिब्बती लेखकों के वर्णन से पता चलता है कि कनिष्क के संकेत कहा जाता था अयोध्या और पाटलिपुत्र पर उसने आक्रमण किया। बौद्ध परंपराओं के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को हराकर उसे दंडात्मक कर की मांग की। यानी उसको हराया, उसको दंड दिया और कहा कि आपको इस युद्ध के बारे में युद्ध का खर्चा वहन करना पड़ेगा। दंडात्मक कर उसके ऊपर लगाया गया। वह न दे पाने के पर कनिष्क बुद्ध का एक काष्ठ निर्मित भिक्षा पात्र और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान
अश्वघोष को पाटलिपुत्र अपने साथ ले आया। सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार कहा जाता है कि मगध राज्य से सातवाहनों के शासकों का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? कनिष्क को। कुछ विद्वानों ने बंगाल और उड़ीसा में कुषाणों की मुद्राओं मिलने के आधार पर यह कहा है कि बिहार के आगे बंगाल और उड़ीसा पर भी, यानी वहाँ पर उनकी सिक्के और मुद्राएं मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि बिहार और उड़ीसा में भी कनिष्क का अधिकार था। फिर तीसरा आता है कश्मीर पर विजय। कश्मीर को जो है कनिष्क काफ़ी पसंद करता था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कहा जाता है कि कनिष्क को अपने राज्यकाल के आरंभिक वर्षों में भी कश्मीर विजय संपन्न करने का श्रेय दिया जाता है, किंतु कश्मीर के शासक के साथ उसके युद्ध का विवरण कहीं उपलब्ध नहीं होता। विभिन्न प्रमाणों से कश्मीर पर कनिष्क के अधिकारों की पुष्टि होती है। कश्मीर के प्राचीन इतिहासकार कलहण ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक, क्या नाम है उसका, राजतरंगिणी में कनिष्क को कश्मीर का शासक बताया है। कनिष्क ने कश्मीर में ही बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति बुलाई थी। उसने पाटलिपुत्र से लाए गए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कनिष्क ने कश्मीर में अपने विहारों का निर्माण करवाया। कनिष्कपुर नगर बसाया, जो संभवतः आधुनिक, जो आज के समय में जिसको क्या कहा जाता है, कश्मीर के अंदर एक स्थान है बारामुल्ला के समीप कानीरपोर नामक ग्राम है, वहाँ उसकी राजधानी हुआ करती थी। चौथा बिंदु आता है, फिर उसने उज्जैन को विजय किया। माना जाता है कि कनिष्क ने उज्जैन के शक शासकों के विरुद्ध भी युद्ध किया। अधिक संभावना यह है कि शक सत्रप चस्टन ही वह शासक था जिसे कनिष्क ने पराजित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पश्चिमी भारत में शकों ने कनिष्क की प्रभुता को क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया, यानी हार को मान लिया। मालवा के कुछ भाग पर कनिष्क का अधिकार स्थापित हो चुका था। पांचवा आता है मध्य एशिया की विजय, यानी मध्य एशिया वाले क्षेत्र को भी कनिष्क ने किस प्रकार जीता। देखिए, चीनी इतिहास ग्रंथों से ये पता चलता है कि लगभग 90 ईस्वी में कनिष्क ने होन वंश के सेनापति पांचाओ कौन, जिसने चीनी तुर्किस्तान को अपने अधिकार में ले लिया था, वह पांचाओ के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना कनिष्क ने भेजी। कनिष्क को इस युद्ध में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई, ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहास में कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य एशिया, चीनी तुर्किस्तान के कासगर, यारकंद और खोतान, ये सारे क्षेत्र जो है वो कनिष्क के अधिकार क्षेत्र में आ गए। फिर आता है छठा, चीन पर आक्रमण। चीन तुर्किस्तान पर अधिकार हो जाने से कनिष्क के साम्राज्य उत्तर के पामीर की पहाड़ी तक फैल गया, जिसके फलस्वरूप कुषाण साम्राज्य की सीमाएं चीन के होन साम्राज्य की सीमाओं को क्या होने लगी? छूने लगी। चीनी साहित्य स्रोत हेमसोंग के विवरण से ये पता चलता है कि इस समय कनिष्क ने पामीर के उत्तर में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना को भेजा था। चीन साहित्य के अनुसार भी कहा जाता है कि कनिष्क ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु चीन के होन वंशी सम्राट, जिसका नाम क्या था? होती के पास अपना दूत भेजकर चीन की राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। चीन के सेनापति पांचाओ ने इसे चीनी सम्राट का अपमान समझते हुए कुषाण दूत जो आया था, जिसको कनिष्क ने भेजा था, जिस दूत को इस बात को करने के लिए, उसको उसने क्या कर दिया? पांचाओ ने बंदी बना लिया। इसकी सूचना मिलने पर कनिष्क ने अपने सेनापति सी के नेतृत्व में लगभग कहा जाता है कि 70,000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना चीन साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजी, किंतु खोतान तक पहुंचते हुए खराब मौसम के कारण सेना का एक बहुत बड़ा भाग जो है वह प्राकृतिक कारणों से क्या हो गया? नष्ट हो गया। अतः पांचाओ ने अपने आसानी से हरा दिया और कनिष्क को प्रतिवर्ष चीनी शासक को कर देने के लिए क्या कर दिया? विवश कर दिया। इस पराजय की पुष्टि एक कविदंती से भी होती है। उसके अनुसार अपनी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व कनिष्क ने खेदपूर्ण लिखा है,
एक कवि लिखता है कि कनिष्क की मृत्यु से पहले कनिष्क ने खेदपूर्ण कुछ बातें लिखी है। उसमें क्या थी, वो लिखता है कि मैंने तीनों दिशाओं को अपने अधीन कर लिया, केवल उत्तरी दिशा के लोग ही आत्मसमर्पण के लिए नहीं आए। अर्थात इससे यह जानकारी मिलती है कि वह चीन को हरा नहीं पाया। हेमसोंग जो चीनी यात्री था, उसके यात्रा वर्णन से यह ज्ञात होता है कि कुछ समय पश्चात कनिष्क ने अपनी पराजय का प्रतिशोध ले लिया। हेमसोंग के अनुसार कनिष्क का साम्राज्य सुंगलिन पर्वत के पूर्व यानी खोतान, कासगर और यारकंद के विस्तृत तथा पीली नदी के पश्चिम में रहने वाले जातियां उनसे भयभीत हो गई और उन्होंने अपने 2 राजकुमारों को कनिष्क के दरबार में बंधक के रूप में भेजा था, ऐसा माना जाता है। ये कौन कह रहे हैं? यह चीनी यात्री हेमसोंग जो भारत आया था, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इस बात को लिखा है। एक विजेता के रूप में कनिष्क को याद किया जाता है। फिर 7वां है पेशावर पर चढ़ाई। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, पेशावर कहा जाता है, उसको स्थापित किया। यह उसके साम्राज्य का केंद्रवर्ती स्थान था क्योंकि साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था। कनिष्क ने अपनी राजधानी को कई श्रेष्ठ स्मारकों, सार्वजनिक भवनों व बौद्ध विहारों से सुसज्जित किया है। फिर आता है कुषाण साम्राज्य का विस्तार। कुषाण साम्राज्य की विस्तार की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार विभिन्न विजयों के द्वारा कनिष्क एक महान साम्राज्य की स्थापना उसने की थी। विजय के अलावा मुद्रा, अभिलेख, साहित्य स्रोत, इन सभी से भी उसके महान साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौसंबी, सारनाथ, मथुरा से प्राप्त उसके अभिलेख ये संकेत देते हैं कि शासक के रूप में वह मूलतः पूर्वी प्रदेश से संबंधित था तथा संपूर्ण उत्तर पर उसका क्या था, अधिकार था। किसका? कनिष्क का। काशी और सारनाथ उसके साम्राज्य के इस भाग का केंद्र स्थल थे। सिंध व पंजाब से प्राप्त उसके लेख वहाँ पर उसके अधिकार की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा चीनी स्रोत गांधार पर उसका अधिकार प्रमाणित करता है कि वह एक महान सम्राट था। मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों से भी कनिष्क की मुद्राएं और मथुरा शैली की मूर्तियां मिली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यानी इसका सार अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासान तथा उत्तर में पामीर से लेकर दक्षिण में कोंकण प्रदेश तक विस्तृत था। फिर आता है प्रशासन। प्रशासन की अगर बात करें तो बहुत अच्छे इतिहासकार डॉक्टर BN पुरी कहते हैं कि कुषाण निरंकुश शासक था। निरंकुश का अर्थ होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, प्रतिबंध ना हो। कनिष्क का साम्राज्य विशाल था किंतु उसकी शासन व्यवस्था के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है। यूनानी व शकों की भांति कनिष्क का शासन सत्र प्रणाली पर आधारित था। सारनाथ के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसका शासन प्रांतीय सत्रपों के द्वारा होता है। एक ही राजधानी मथुरा व दूसरे की संभवतः क्या मानी गई है, काशी। मथुरा के महासत्रप करपनल और काशी के वनप्रस्थ प्रांतीय शासक थे और इसी शासन का स्वरूप बहुत कुछ सैनिक था। इसका संगठन बहुत मजबूत नहीं था। अगर हम इसको सार के रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि दंड नायक और महादंड नायक पद कुषाण प्रशासकीय मशीनरी की कड़ी हुआ करते थे। ये तो था उसका चौथा भाग कनिष्क के बारे में। अभी स्क्रीन पर आपको कुछ गरकारी नजर आ रहा है, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में शुद्ध लेखनी में करना है। धन्यवाद। अभी उसके अगले भाग 5वें भाग में कनिष्क के बौद्ध धर्म के पोषक के रूप में उसको पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।